हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की वैकेंसी से रिलेटेड कि आपकी कब तक वैकेंसी आ सकती है, आपके उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, कौन सी एजेंसी करा सकती है, आपका पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, टाइपिंग के क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अगर वैकेंसी आती है तो लगभग किस किस पोस्ट के लिए आ सकती है, ट्रिपल सी मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, आपका एज लिमिट क्या होगी, टाइपिंग का जो होगा इंग्लिश और हिंदी किस फॉन्ट में होगी, कुर्ती देव मांगा जाएगा कि मंगल फॉन्ट पे होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए इसकी 100% संभावना है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आउट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट वगैरह पर दिखाने लगेगा। लेकिन अभी तक देखिए ये अभी थोड़ा सा लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एपीएस का एग्ज़ाम हुआ है, इसके ज्वाइनिंग के बाद ही नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन, अगर इनको जो भी वैकेंसी ग्रुप सी और ग्रुप डी की निकालनी है तो आप कल फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाना चाहिए, ऐसी 100% संभावना है। और नोटिफिकेशन आ सकता है, और जब आपका पेपर अगर आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपका कुछ फॉर्म वगैरह भरने के लिए टाइम होगा, करेक्शन होगा, उसके बाद आपका लगभग मई या जून में क्या होगा, आपका रिटेन और टाइपिंग दोनों हो जाएगा। तो टाइपिंग के लिए ऑब्वियसली आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि इसका जो भी ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज होती हैं इसमें रिटेन बहुत ईजी आता है, आप रिटेन में आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। आपको बस केवल आपके टाइपिंग में मेहनत करनी है। तो आपका 100% वैकेंसी आने वाली है। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर नोटिफिकेशन आता है उसके लिए पहले आप अपने टाइपिंग को 100% टाइम दें और उस पर फोकस करें। तो देखिए उसके बाद है कि आपकी वैकेंसी कौन कौन से किस पोस्ट के लिए आ सकती है। देखिए इसमें 2 वैकेंसी 100% चांस है कि आएंगी। आपका एलडीसी और यूडीसी का आएगा, और एक एलडीसी की पोस्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है एलडीसी की। इसकी 100% संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छी खासी वैकेंसी इसके थ्रू भरी गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बढ़ाई गई हैं और कुछ प्राइवेट कोर्ट्स भी, उनका जो भी कोर्ट्स होता है बार एसोसिएशन में भी बढ़ाए गए। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट लाई जाती है एलडीसी की। तो आपकी 2 वैकेंसी यानी कि एलडीसी और यूडीसी की वैकेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एलडीसी का 100% चांस कि इनकी पोस्टें ज़्यादा आएंगी। पोस्ट तो और भी आएंगे लेकिन इनकी पोस्ट ज़्यादा होगी, इनका नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपका देखिए स्टेनोग्राफर की तो हर समय आती है पोस्ट, इस बार भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा पोस्ट कम आती है स्टेनोग्राफर की। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की आ सकती है। इंग्लिश वालों की ज़्यादा पोस्ट आ सकती है, हिंदी वालों की उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आ सकती है। आपके ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है, वो आएगी। जूनियर असिस्टेंट नाम से देखिए हो सकता है वैकेंसी आए, क्योंकि अक्सर जो भी नाम देते हो एलडीसी यूडीसी नाम से ही वैकेंसी को निकालते हैं। तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी इसी में इंक्लूड हो जाएगी। और उसके बाद एक ड्राइवर की पोस्ट आती है, वो भी आ सकती है आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी में। इतने लगभग पोस्ट हैं कि आप कितनी संभावना है, इतनी पोस्टें आ सकती हैं। इनके लिए वैकेंसी भी अच्छी खासी आ सकती है इस बार, इनकी संख्या अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच है उसका अपग्रेडेशन चल रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उनके वर्कलोड भी बढ़े हैं। तो इस वजह से क्या हो सकती है, वैकेंसी अच्छी आ सकती है। अब उसके बाद देखिए ग्रुप डी में चौकीदार चपरासी का तो अक्सर आता है, जिसमें चपरासी का ज़्यादा वैकेंसी जाएगा। और उसके बाद अदर पोस्टेज कुछ आती हैं ग्रुप डी में, वो आपके आने वाली। तो ये हो गया नंबर ऑफ पोस्ट आपकी अच्छी आएगी। अब अच्छी का मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 12,000 आ जाएगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली है अदर जो भी पिछला साल है उसकी अपेक्षा। तो आपकी ग्रुप और सी और डी की वैकेंसी रही। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल सी। देखिए तो बिल्कुल भी जो भी ग्रुप डी की बात अगर नहीं करते हैं तो ग्रुप सी में लगभग ट्रिपल सी जिसका होता है उसी को अनिवार्य माना जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लगभग वैकेंसी में ट्रिपल सी मांगा जाता है। इसके अलावा भी स्टेट एग्जाम में आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी तो ज़रूर हो गया है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिपल सी नहीं किया वो ज़रूर ट्रिपल सी कर लें, क्योंकि स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप लेखपाल देख रहे हैं इसमें भी ट्रिपल सी, और अभी तो उसका मुद्दा चल रहा है, पता नहीं मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन में दिया था। लेकिन अदर जितने भी एग्जाम हैं उसमें लगभग ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ट्रिपल सी नहीं किया वो ज़रूर कर लें, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको अगर गवर्नमेंटेड जॉब करना है तो।
और देखिए इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रिपल सी का क्या है कि इसमें लिमिट नहीं दिया जाता है कि जैसे कि 2019 तक का ही ट्रिपल सी मान्य होगा, ऐसा नहीं दिया जाता कि 2018 तक का ही ट्रिपल सी मान्य होगा, 2016 तक का ट्रिपल सी मान्य होगा, ऐसा नहीं लिमिट दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब भी आपका फॉर्म निकलेगा उसकी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी फॉर्म का लास्ट डेट होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका वैकेंसीज आ सकती हैं, तो हो सकता है कि मार्च लास्ट में, हो सकता है 26 मार्च को क्या हो, इसका लास्ट डेट हो। तो 26 मार्च 2022 से पहले जिसका भी ट्रिपल सी का रिजल्ट आ गया हो वही क्या होंगे, ट्रिपल सी उनका मान्य होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की वैकेंसी में। तो आपको अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर इसमें अगर जल्दी फॉर्म आ जाता है तो आपका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अदर एग्जाम में भी ट्रिपल सी आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रिपल सी ज़रूर करना चाहिए। अब ट्रिपल सी का यही डेट था कि अनिवार्य रूप से ट्रिपल सी मांगा जाएगा, और जो भी डेट आएगी उसके लास्ट डेट से पहले आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा था। अब चौथा देखते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो देखिए जितनी भी वैकेंसी है ग्रुप सी में भी आपकी 21 से 35, पिछले नोटिफिकेशन में भी मांगा था, इतनी ही एज होती है। लेकिन ग्रुप डी की कुछ पोस्टेज होती हैं जिसमें 18 से 40 साल भी दिया जाता है। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रूल है उनके अकॉर्डिंग आपको 5 साल, 3 साल, 15 साल की, मतलब जो लोग पीएच कैंडिडेट होते हैं उनको दिया जाता है। तो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन लिमिट आपका मिनिमम एज 21 से 35 मैक्सिमम होगी, और ग्रुप डी की कुछ वैकेंसी में 18 से 40 साल दिया जाता है। उसके बाद आपका देखिए सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस में देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश होता है, जीएस, मैथ, रीजनिंग होता है। तो इस बार देखिए इंग्लिश को थोड़ा सा कम किया जाएगा, क्योंकि हर बार क्या होता था इंग्लिश का परसेंटेज ज़्यादा होता था, तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा कम करके इसके जगह पर कंप्यूटर को इंक्लूड किया जाएगा, आपका जो हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन होता था उसमें। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा यूपी का क्वेश्चन आप जीएस में अगर दे रहा है, अगर जीएस में अच्छा खासा आपने तैयारी भी कर ली है, तो उसमें यूपी को ज़रूर प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपने देखा है कि आरओ का हो, चाहे यूपी आरओ का हो, यूपी पीसीएस का हो, इसमें यूपी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और यूपी के जो भी कृषि हैं और उनके बारे में जो भी एग्रीकल्चर वगैरह, उससे क्वेश्चन लगभग बढ़ते जा रहे हैं। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ किसी ने दिया है तो देखा होगा कि यूपी में अगर 15-20 क्वेश्चन है, तो उसमें लगभग कृषि के 7, 8, 9 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, हर शिफ्ट वाइज की अगर बात करते हैं तो। इसलिए आपको यूपी के कृषि वाले पोर्शन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जीएस को अपना जैसे भी है, आपका 5 सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, इसको तो आप पढ़ते ही हैं, ऑलवेज पढ़ते रहिए, करेंट अफेयर्स तैयार करते रहिए। लेकिन आपका देखिए इसमें सिलेबस जो भी दिया 100 क्वेश्चन, ये इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट है तो आप रिटेन आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन है तो आपके लगभग 60 मार्क्स तो आपके बन ही जाते हैं, और उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, 60 पर ही जनरल की कट ऑफ तो चली जाती है। 60 प्लस अगर रहते हैं तो अपना श्योर मान के चलिए कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता रिटेन का, उसका रीजन होता है क्योंकि टाइपिंग इसकी टफ होती है और 2 टाइपिंग देनी पड़ती है, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए इसका रिटेन थोड़ा ईजी होता है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रेगुलर पढ़ते रहते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका रिटेन ईजी है। आप रिटेन का टेंशन बिल्कुल ना लें, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका टाइपिंग बिल्कुल टफ होता है, और जो भी सिलेक्शन होता है वो टाइपिंग के बेसिस पे ही होता है। जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिटेन में बहुत सारे बच्चे को, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्वालिफाई होते हैं। और तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो किस पे बेस्ड होगा, बस केवल टाइपिंग पे ही होगा। तो आप लोग अपने टाइपिंग पर ज़रूर फोकस करें। अगर इस ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरेस्टेड हैं या उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग 100% करनी चाहिए। अगर जिन लोगों नहीं कर रहे हैं और उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग आप सोचेंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं स्टार्ट कर दूंगा, सीख जाऊंगा 2 महीना 3 महीना, तो आप सीखने को तो सीख जाएंगे, स्पीड भी अच्छा खासा ला लेंगे, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्योंकि स्पीड क्या होती है, आपके एक्सपीरियंसेस पे ही डिपेंड करती है। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी पेपर हाल होगा उसमें आपकी टाइपिंग की जो स्पीड होगी वही शो करेगी। क्योंकि टाइपिंग करते 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 क्या होगा, आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, आपको उतना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको रेगुलर करना है, क्योंकि टाइपिंग में अगर इरेगुलरिटीज होती है तो आपकी स्पीड भी, एक्यूरेसी दोनों भी खराब हो जाती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी का, अगर वेट कर रहे हैं, तो अपने टाइपिंग को 100% तवज्जो दें, उनको 1 घंटा डेली ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए।
अब देखिए अगर इंग्लिश की टाइपिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग में आपका 30 WPM मांगा जाएगा, यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी की टाइपिंग में आपका 25 वर्ड्स पर मिनट, ये तो मांगा जाएगा। लेकिन देखिए हिंदी वाले इंग्लिश वाले में जिनका भी अगर 45 आपको 30 लाने के लिए आपको लगभग 45 पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि 45 अगर आपका प्लस हो रहा है तभी आप 30 ला पाएंगे। और उसके बाद हिंदी का थोड़ा सा इजी होता है, हाथ सेट होने के बाद आप अच्छा स्पीड बन जाता है इसका। हिंदी उतना टेंशन नहीं, आपको टेंशन इंग्लिश ही दे सकता है। उसके बाद आपका इसमें 25 WPM मांगा है, लेकिन आपका अगर 35 और 40 है तो आपका ज़रूर हो सकता है। इस पे ज़रूर 35 और 40 पे ही प्रैक्टिस करें तो आप 25 आराम से पेपर हाल में ले आ पाएंगे। ये 100% से हो कि अगर 35-40 आपकी स्पीड आने लगती है हिंदी में तो आप मान के चलिए कि आपका हिंदी की टाइपिंग हो जाएगी क्लियर, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग की स्पीड कभी भी पेपर हाल में नहीं घटती है इंग्लिश की अपेक्षा। इंग्लिश में अगर आपका 45-50 नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस इस पे करें, क्योंकि 30 लाने में उस समय बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये रही आपकी टाइपिंग के बाद। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड भी देखिए 100 प्लस तो आपको होना ही चाहिए। 100 प्लस हो सकता है नोटिफिकेशन में ही दे दे कि आपका शॉर्ट हैंड इतना होना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस 110-115 पर जरूर करते रहें, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी जानते हैं बहुत प्रैक्टिस का ही सब कुछ है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए 110 प्लस 115 120, क्योंकि आप शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अदर एग्जाम भी देते होंगे। देखते हैं कि शॉर्ट हैंड में बच्चे लगभग 50% 60% बच्चे फेल हो जाते हैं। इसी वजह से लगभग शॉर्ट हैंड जो भी स्टेनोग्राफर की पोस्टें होती हैं, भले ही 10 12 15 20 आती हैं, फिर भी उसमें से भी खाली रह जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चे शॉर्ट हैंड में ही फेल हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप रोक देते हैं तो जब पेपर आ जाता है उसके बाद आप प्रैक्टिस को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम टेकिंग होता है। चाहे टाइपिंग करिए चाहे शॉर्ट हैंड करिए, अगर उसको आप टाइम नहीं दिए हैं तो ऑब्वियसली आपका पेपर हाल में कम स्पीड आने वाली है और एक्यूरेसी भी घटने वाली है। तो आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। तो जो लोग भी टाइपिंग अभी नहीं कर रहे हैं सीरियसली टाइपिंग को लें और टाइपिंग करें। उसके बाद है देखिए टाइपिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंग्लिश की टाइपिंग तो देखिए ईजी है बिल्कुल। स्पीड आप 40-45 आराम से, मैं बोल रही हूँ 40-45 आप अगर 1-1 घंटा डेली करने लगते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो आपका 1 महीने में 40-45 आने लगेगा। इतना स्पीड आपकी आने लगेगी। बट क्या है कि आपकी एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत कम होती है, एक्यूरेसी की ही प्रॉब्लम होती है। एक तो एग्ज़ाम में बहुत सारे वेरियर्स होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड वगैरह, किस कीबोर्ड पे आप कर रहे हैं वहाँ पर हाथ सेट हो जाता है, वहाँ पर नया कीबोर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग जब भी करिए टाइपिंग तो अपने घर वाले कीबोर्ड पे तो करिए ही। अगर कभी कभी साइबर कैफ़े वगैरह में अलग अलग एक्सचेंज करके कम से कम 2-3 कीबोर्ड पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। एक्यूरेसी मेंटेन होगी तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। उसके बाद देखते हैं हिंदी की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग में आपको मंगल फांट पे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्शन ही देता है नोटिफिकेशन में। लेकिन कभी कभी कुछ पेपर में, जैसे कि खास तौर से कॉन्ट्रेक्चुअल जो था LDC का, उसमें एक बार रिमेंगटन गेल मांग दिया था। तो उसमें आपको इतना परेशान या घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें ऐसे तो दिया था नोटिफिकेशन में कि आपको मंगल इंस्क्रिप्शन पे ही टाइपिंग कराया जाएगा, और लेकिन एडमिट कार्ड आया था उसमें तो दे दिया था कि रिमेंगटन गेल पे होगी आपकी। तो कुछ बच्चे एडमिट कार्ड आने के बाद वो जो नोटिस आता है आपका, कुछ नंबर्स आप आते हैं नोटिस में इंपॉर्टेंस, उसको पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे बच्चों जो पहले दिन वाले थे लगभग उस टाइपिंग में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पढ़ा ही नहीं कि क्या क्या पूछा है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही पढ़े थे जब फॉर्म भरे थे। तो कोई भी एडमिट कार्ड आए तो उसकी पूरी लाइन्स ज़रूर पढ़ें कि उसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। तो आपको रिमेंगटन गेल अगर मांगता भी है तो आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिमेंगटन गेल और जो आपका मंगल है लगभग सेम होते हैं। उसमें कुछ वर्ड्स अलग होते हैं, जैसे आपका ऋषि वाला जो होता है, ज्ञ होता है, कुछ ऐसे वाले वर्ड्स प्रकार जैसे लिखते हैं, उसमें कुछ बटन्स थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, बाकी लगभग सेम होता है आपके मंगल इंस्क्रिप्शन पे। तो 100% चांस है कि आपकी टाइपिंग मंगल पे ही कराई जाएगी हिंदी वाली। तो आपको मंगल फांट पे ही प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस आप करते हैं, अगर हिंदी की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना कर लेते हैं, तो आपकी स्पीड कभी कम नहीं होगी। आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी की स्पीड कभी कम नहीं होती इंग्लिश की अपेक्षा, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग ईजी है लेकिन वो कठिन है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी को मेंटेन करना और उसमें मार्क्स लाना बहुत कठिन है। हिंदी में अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी बन जाती है और आपकी अच्छी स्पीड बन जाती है तो आप स्पीड भी ला सकते हैं, मार्क्स भी अच्छे ला सकते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश में क्या, हिंदी में बस केवल कंसिस्टेंसी को अपने बनाए रखना और डेली आपको टाइपिंग करते रहना है। उसके बाद देखिए
आपको जैसे रिमिंगटन गेल आ भी जाता है तो आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ता भी अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आप वो अपने टाइपिंग को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि लगभग रिमिंगटन गेल और मंगल इंस्क्रिप्ट एकदम सेम है। तो आपको अभी से रिमिंगटन गेल को नहीं देखना, आपको बस केवल मंगल फॉन्ट पे ही प्रैक्टिस करना है हिंदी के लिए। तो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने में आपको टाइम नहीं लगने वाली है। वैकेंसी आने के बाद अगर आप टाइपिंग सीखते हैं तो आप अदर कैंडिडेट से ज़रूर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अदर कैंडिडेट जो सीरियस हैं वो टाइपिंग को 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, बहुत अदर एग्ज़ाम भी फेस कर चुके हैं। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो ज़रूर अपने टाइपिंग को तवज्जो दें, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रिटेन का इतना टेंशन ना लें ग्रुप सी और ग्रुप डी में, क्योंकि रिटेन में आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए 1 वीक में हो जाएगा। तो मंगल की बात है कि आप मंगल पे ही सीखें टाइपिंग और अपना प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद देखिए आप पेपर कौन कराएगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफलाइन अगर कराता है पेपर आपका तो ऑफलाइन ही होगा इसके, लेकिन चांसेस जो है 30% है, क्योंकि इलाहाबाद पे भी बहुत सारे एलिगेशन आरोप लगाए गए कि वैकेंसी जो होती ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसलिए एनटीए का गठन किया गया इस बार। लेकिन एनटीए पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी देखे होंगे आप आरओ में बहुत सारे रिट और पिटीशन पड़ी हुई हैं। तो इसका देखिए ऑनलाइन अगर होगा, अगर एनटीए कराती है तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा। इसकी 70% चांसेस है कि इस बार भी पेपर जो ग्रुप और सी और डी का होगा वो ऑनलाइन ही होगा और उसको कराएगा एनटीए ही आपका। तो जब एनटीए अगर कराता है तब तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा। पेपर ऑनलाइन होते ही उसी दिन आपकी क्या हो जाएगी, टाइपिंग हो जाएगी। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता था तो जैसे जो पहले की प्रोसेस थी कि पहले होता था आपका रिटेन होता था, उसके बाद टाइपिंग होता था, लेकिन इस बार क्या होगा कि टाइपिंग और रिटेन एक ही दिन होगा। तो आपके ऑब्वियसली आपके पास जैसे आरओ में हुआ है तो आपके टाइपिंग के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो आप लोग अपने टाइपिंग को तवज्जो दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन ग्रुप सी और डी में नहीं हो सकता है। सिलेक्शन पूरी तरह से टाइपिंग पे ही बेस होता है। तो इतनी सारी प्रोसेस नहीं है इसमें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। धन्यवाद।